ऋत्विज होता हो आओ आओ यजन करो, यश कामी श्रोताओं आओ आओ यजन करो। नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल सारस्वत और आप देख रहे हैं कैसा भारत न्यूज़। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, लगातार तब से हमारे देश, हमारे भारत भूमि को आगे बढ़ाने के लिए, विश्व शक्ति बनाने के लिए कटिबद्ध हैं। और उनके लगातार प्रयास और लगातार एक के बाद एक कड़े फैसले इस बात के सबूत हैं कि उन्होंने भारतवर्ष को, जो पिछले 70 सालों में भारतवर्ष बड़े बड़े दिग्गज विश्व के जो देश थे, अमेरिका, चीन, जापान, रूस आदि देशों के सामने जो भारतवर्ष घुटने टेकता था, भारतवर्ष जो कमज़ोर साबित होता था, उसको एक बड़ा और महान देश बनाने में मोदी जी का बड़ा योगदान है। नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री बनते ही उनकी दूरदर्शिता की तारीफ़ करेंगे। उन्होंने भारत की नौजवान शक्ति को पहचाना। उन्होंने समझा कि भारत एकमात्र ऐसा विश्व का देश है जहां 65% से ऊपर आबादी जवान है, युवा है, लेकिन दिशाहीन है। उसको कहीं ना कहीं सही रास्ते नहीं दिखाए गए। उसको हमेशा ये दिखाया गया कि वो कमज़ोर है, वो अनपढ़ है, वो गंवार है, वो उतनी योग्य नहीं है जितनी विदेशों के नौजवान योग्य और समझदार हैं। नरेंद्र मोदी को एक बात समझ में आई दोस्तों, वो ये कि अगर हम अपने देश के, भारतवर्ष के इन नौजवानों को एक सही रास्ता दिखा दें, इनको वो रास्ता दिखा दें कि जिससे इनको अपने पैरों पर खड़े होकर अपने बलबूते पर कुछ करने का जज्बा जाग जाए, तो निश्चित मानो कि यहाँ का नौजवान नौकरी के लिए, रोज़गार के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाए खड़ा नहीं होगा, बल्कि खुद अपने लिए बड़े से बड़ा रोज़गार, छोटे से छोटा रोज़गार सृजन करेगा। और खुद के ही लिए नहीं, अपने साथ साथ कम से कम 4 लोग, 10 लोग के लिए रोज़गार का सृजन करेगा। नरेंद्र मोदी की यही दूरदर्शिता, यही सोच उनको मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया के सोच की तरफ लेके गई। उन्होंने भारत के नौजवानों को एक सपना दिखाया और वो सपना हकीकत बनने में भी देर नहीं लगा। उन्होंने स्किल इंडिया जैसा कार्यक्रम चलाया और उन्होंने बताया कि हमारे नौजवान साथी, जो नौजवान भारतीय हैं, जिनके पास डिग्रियां तो हैं पर उनके पास कोई कौशल नहीं है, उनके पास कोई किसी चीज़ का तजुर्बा या अनुभव नहीं है, इसके लिए उन्होंने देश भर में बड़े पैमाने पर कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से नौजवानों को नए नए रोज़गार के लिए ट्रेंड किया। उसके बाद उन्होंने अपने ही देश के नौजवानों को ये बात समझाने की कोशिश की कि आप खुद इतने सक्षम हैं, आप में खुद इतने टैलेंट भरे पड़े हैं कि आपको बाहर विदेश जाने की ज़रूरत नहीं। हमारे देश में ही इतने रोज़गार के आयाम हैं, इतने रोज़गार के अवसर हैं जिन्हें आप खुद सृजन कर सकते हो। आप चाहें तो अपने अंदर छुपे हुए व्यक्तित्व को बाहर निकाल सकते हो। और नरेंद्र मोदी के इन्हीं शब्दों को, इन्हीं प्रयासों को यहाँ की जनता ने, यहाँ के नौजवानों ने हाथों हाथ लिया और एक के बाद एक बड़े बड़े नए रोज़गारों का सृजन किया। आज भारत का नौजवान मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के रास्ते पर चलकर अपने तरीके से ऐसे ऐसे रोज़गारों का सृजन कर रहे हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। हम आपको एक ऐसे रोज़गार के बारे में बताने वाले हैं जो देखकर, सुनकर, जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे एक छोटे से काम से आप एक बड़ा रोज़गार बना सकते हैं, अपने परिवार की आजीविका का साधन बना सकते हैं और किस तरीके से कम लागत में आप एक बड़े रोज़गार की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ गाय से, गौ माता से जुड़ी हुई है।
तो आज हम यहाँ पर आपको लेकर आए हैं गौ माता से जुड़ी हुई ऐसी ही एक चीज़ से जिसे गायत्री परिवार ने जिसका सृजन किया है, शुरुआत की है और रोजगार परक है, जिसको देखने के बाद आपको एहसास होगा कि कैसे गौ माता हमारे लिए एक बड़ा रोजगार भी बन सकती हैं। उनका गोबर, उनका जो गोबर है वो हमारे लिए कितना बड़ा रोजगार का केंद्र बन सकता है, यानी कि कम खर्चे में हम कैसे गौ माता के गोबर से एक बड़ा रोजगार बना सकते हैं। और आगे चल के हम आपको बताएंगे कि इसके कई सबूत, कई ऐसे प्रमाण सामने भी आ रहे हैं जिनको देखकर आप हतप्रभ रह जाएंगे। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले मिलवाते हैं गायत्री परिवार शक्तिपीठ के यहाँ पर जो मौजूद पुजारी जी हैं उनसे मिलाते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में कि पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शीतकालीन सत्र में अपने हाथ में जब बजट अपना पेश करने गए, अपनी सरकार का बजट पेश करने गए, तो उनके हाथ में एक, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बजट सत्र के दौरान चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे वित्त मंत्री हो, उन सभी के हाथ में एक बैग होता है, एक सूटकेस होता है जो जिसमें पूरे बजट का लेखा जोखा होता है और वही वो अपने सदन में पेश करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस बार शीतकालीन सत्र में जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना बजट पेश करने गए, तो उनके हाथ में जो सूटकेस था, जो बैग था, वो गौ के गोबर का बना हुआ था। ये इतिहास में पहली बार हुआ था और ये बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली बात थी और साथ साथ इस बात का इशारा थी कि जिस गौ माता को हम मात्र 70 सालों से पशु मान के चल रहे थे, भारतवर्ष की पिछली सरकारों ने गौ को एक जानवर बना के रख दिया था जिसकी कोई उपयोगिता नहीं रह गई थी, उसको वर्तमान में चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार हो और चाहे भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा किया गया ये कार्य, गौ के गोबर से बने सूटकेस को ले जाकर उसमें बजट सत्र पेश करना अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाली बात थी और हम सब के लिए, पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व के लोगों के लिए एक उदाहरण थी कि हम जिस गौ को केवल एक जानवर समझते हैं, वो जानवर नहीं बल्कि वास्तव में कामधेनु हैं, वास्तव में देवी हैं और उनके कण कण में, उनके पूरे तन में, उनके पूरे बदन में, पूरे कण कण में वाकई में सनातन धर्म के जो कहा जाता है 84 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो आइए अब हम आपको गायत्री परिवार में, यहीं पर शक्तिपीठ झांसी में, गायत्री शक्तिपीठ झांसी में यहाँ के पुजारी जी के पास लेकर चलते हैं। वो हमें यहाँ बताएंगे कि हम गाय के गोबर से यहाँ पर क्या ऐसा निर्माण कर रहे हैं जो नौजवानों के लिए एक सीख होगा, उनके लिए रोजगार का एक सबब होगा और साथ साथ पर्यावरण के लिए भी एक बहुत अच्छा उदाहरण होगा। ऋत्विज होता हो, आओ आओ यजन करो, यश कामी श्रोताओं, आओ आओ यजन करो। दोस्तों, देख सकते हैं आप, हमारे साथ पुजारी जी बने हुए हैं और हमें दिखा रहे हैं कि कैसे हम यज्ञ हवन कैसे कर सकते हैं इन दियों के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं वो छोटा सा दिया जो गाय के गोबर से बना है, छोटे से हवन का जो हवन वेदी है उस पर रखा हुआ है और छोटी सी रुई की बाती से प्रज्वलित हो चुका है और अब इसमें पुजारी जी के द्वारा हवन किया जाएगा, एक नैनो हवन किया जाएगा जो हम प्रतिदिन कर सकते हैं, जिसमें हमारा ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और मुश्किल से 5 से 10 मिनट में हम इस नैनो यज्ञ को, इन नैनो हवन को कर सकते हैं। तो पुजारी जी हमें ज़रा हवन करके दिखाइए कि इसमें किस तरीके से हम आहुतियाँ देते हैं, किस तरीके से इस हवन को संपन्न करते हैं और कितना समय लगता है इसमें। जी भाई साहब, 5 से 10 मिनट में ये छोटा सा यज्ञ प्रतिदिन का पूरा कर लेते हैं। इसको करने के लिए अपने भगवान का पूजन किया और यज्ञ वेदी का भी छोटा सा पूजन करते हुए, तिलक वंदन करते हुए अपने सर्वप्रथम घृत की 7 आहुतियों का विधान है हमारे यज्ञ विधान में। तदनुसार ओम प्रजापते स्वाहा, इदं प्रजापते इदं नमः, ओम इंद्राय स्वाहा, इदं इंद्राय इदं नमः, ओम अग्नये स्वाहा, इदं अग्नये इदं नमः, ओम सोमाय स्वाहा,
इदं सोमाय इदं नमः। ॐ भूः स्वाहा इदं अग्ने इदं नमः। ॐ भुवः स्वाहा पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। के अंदर नैनो यज्ञ प्रतिदिन हम अपनी पूजा उपासना के साथ जोड़ सकते हैं, जिससे यज्ञ संस्कृति का विस्तार तथा हमारे घर में यज्ञ वातावरण से जो हारी बीमारी महामारी के जीवाणु कीटाणु विषाणु अपने जीवन को कोरोना आदि से तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित कर रहे हैं, उनसे एक सुरक्षा कवच बनता है। तो दोस्तों, आपने देखा किस प्रकार से एक छोटे से गौ के गोबर से बने हुए दिए के माध्यम से और छोटे से हवन कुंड के माध्यम से किस तरीके से एक बड़ा नैनो यज्ञ किया जा सकता है और प्रतिदिन किया जा सकता है, जिसमें ना तो ज़्यादा समय लगता है और ना ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता होती है। हमारे बीच यहीं पर गायत्री परिवार से जुड़े हुए कुछ और लोग भी बैठे हुए हैं, उनसे भी जानते हैं इन दियों के रहस्य के बारे में कि लगभग कहाँ कहाँ पर कितने केंद्रों पर और कितने दिए बनाए जाते हैं और इनका कहीं बाहर से भी आयात होता है या सिर्फ गायत्री परिवार में ही बनते हैं, और इनको अगर बनाया जाए तो इसमें क्या बहुत बड़ी लागत आती है, क्या बहुत बड़ा इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, कितना इसमें धन लगता होगा, या जो भी इसके बारे में विशेष बातें हैं वो हम जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भैया, नमस्कार। थोड़ा सा हमें इस गायत्री यज्ञ के लिए जो नैनो दिया बनाया गया है इसके बारे में बताइए कि ये केवल गायत्री परिवार में ही इसकी शुरुआत हुई है या ये बाहर से भी हम लोग लेते हैं, आयात करते हैं, या बाहर से भी ये मिलता है, लोग बनाते हैं इसको अभी? नहीं भाई साहब, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इसकी शुरुआत और परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का जो जन्म स्थान है आमलखेड़ा, वहाँ गौशाला है। उस गौशाला के और गौ के एक एक चीज़ को इस्तेमाल करते हुए पहले आयुर्वेदिक दवाइयाँ और इस्तेमाल निर्माण की जाती थी, लेकिन बाद में जब से नैनो यज्ञ का प्रचलन हुआ तब से उसके गोबर को, जो गोबर गैस से जो वेस्ट बचता है, उसको एकत्रित करके और उसमें कुछ हवन सामग्री वगैरह और सुगंधित चीज़ें मिला के, गूगल वगैरह और लाल चंदन वगैरह मिला के उसको मिक्सचर तैयार करके और इसके दीपक तैयार किए जाते हैं। तो उस दीपक में एक किट तैयार की जाती है जिसमें चीनी मिट्टी का बना हुआ एक कुंड रहता है और दीपक रहता है, और इसके बाद कुछ बत्तियाँ और कुछ हवन सामग्री, इस तरह किट तैयार करके ये सारे ऑल इंडिया में और आमलखेड़ा से ही सप्लाई की जा रही है। ये किट जो आपने बताई है लगभग कितनी कॉस्ट की किट होती होगी? इस किट में आपका जैसा बताया था कि 100 ग्राम हवन सामग्री और 30 दिए और आपका कुछ आपका ये फूल बत्ती, इस तरह मिला के कुल कीमत इनकी 125 रुपए प्रति किट की है, जो डिब्बे में है। मतलब मात्र 125 रुपए में आप 30 दिए यानी कि 30 दिन अपने घर में हवन कर सकते हैं, वो भी कम खर्चे में, कम समय में और बहुत विधि विधान से। क्या ये बिल्कुल सही है? बिल्कुल एकदम भाई साहब, एकदम सत्य है। और इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस को देखते हुए, क्योंकि कोई कमाने के उद्देश्य से नहीं है, और इससे सबसे बड़ा बेनिफिट हो रहा है उन गरीब हमारी बहनों को जो आमलखेड़ा के देहात में जो रहती हैं। वो अभी हम 2 दिन 4 दिन पहले गए, वहाँ मीटिंग थी, वहाँ गए थे, तो वहाँ देखा कि गौशाला में 25 बहनें गांव से चल के अपने गांव से और आश्रम में आती हैं और वहाँ पर दिन भर बैठ के बाकायदा जो गोबर होता है उसको एकत्रित करके अपने दिए बनाती हैं, और दिए बना के सुखा के और विधिवत वहाँ के जो हमारे व्यवस्थापक महोदय हैं उनको और गिना के चली जाती है, और उन पर जो मेहनता दाम का होता है उनको विधिवत उनका भुगतान किया जाता है। इससे कई परिवार इससे और पल रहे हैं। मतलब इससे कई परिवारों का पेट पल रहा है। ये रोजगार का एक बड़ा केंद्र भी बन गया है। जी हाँ। और क्या इसको बाहर से भी लिया जाता है भी कि बाहर भी? यहाँ शुरुआत हुई और शांति कुंज आमलखेड़ा में जो मुख्य केंद्र है वहाँ भी गौशाला है, वहाँ से मात्र प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन निर्माण का कार्य और सप्लाई का कार्य मात्र आमलखेड़ा से ही सारे कुछ जगह किया जाता है। तो क्या आप या गायत्री परिवार ये प्रयास करेगा कि ये जो अभियान आपने गौ के गोबर से शुरू किया है दिए का, जो एक बहुत बड़ा रोजगार का कारण भी बन सकता है, और आज गौ माता की जो उपयोगिता और जो सार्थकता है उसे आज लोग जान भी गए हैं, तो कहीं ना कहीं इसको बाहर समाज में भी नौजवान जो आज रोजगार के लिए
दर दर भटक रहा है, कहीं ना कहीं अपना खुद का रोजगार करना चाहता है और कम लागत में कम खर्चे में कोई अगर नया रोजगार उसको मिल सकता है तो मेरे हिसाब से इससे बड़ा कोई रोजगार नहीं हो सकता। तो क्या गायत्री परिवार इसको बाहर लोगों तक ले जाएगा क्या? ये बहुत अच्छा आपने पूछा। इसके सारे विश्व स्तर पर इसकी नस्ल चलाई जानी है। भविष्य में शुरुआत वहाँ से हो रही है। शांति कुंज में इसका विधिवत और इस तरह नए युवकों को जो रोजगार के लिए परेशान है उनको विधिवत प्रशिक्षण दिया जा रहा है और प्रशिक्षण के साथ साथ वहाँ से जब सीख के आते हैं तो अगरबत्ती वगैरह और अन्य जो है उसमें तमाम संसाधन जुटाने पड़ते हैं। लेकिन ये दीपक है ये बहुत ही सस्ता और सुगम और कम खर्चे में कम समय में और प्रत्येक घर में यज्ञ पहुंचे, इस उद्देश्य से लोग इसकी तरफ ज्यादा रुझान बढ़ रहा है। अभी हाल ही में अपने गायत्री शक्तिपीठ पे भी एक परिव्राजक इसके पूर्व रहे हैं, उनके पास एक गाय थी तो उस गाय से उन्होंने यहाँ शुरुआत की थी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, ये जो दिया आपने दिखाया है हमें जितना रोजगार परक भी है और इससे एक छोटा सा हवन अपना घर में हो सकता है, नैनो हवन जी। तो ये दिए के बारे में क्या हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार को दिखाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि जैसा कि हम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं जी, उनका पहले दिन से ही एक लक्ष्य था कि भारतवर्ष की 65% आबादी नौजवान है जी। लेकिन पिछले 70 सालों से उस नौजवान आबादी को एक ही बात समझाई गई कि हमारा देश गरीब है, भूखा है, नंगा है और हम विदेशों के जो बड़े बड़े देश थे उनके आगे घुटने टेकते थे। लेकिन इस सरकार में ऐसा नहीं है। इस सरकार में सोच बदली है, यहाँ के नौजवान की सोच बदली है। मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया का एक लोगों के अंदर एक भरोसा जागा है कि हम खुद का कुछ ऐसा करें कि हम भी रोजगार पाएं और 4 लोगों को रोजगार दिलाएं। तो इस दिशा में क्या आपने या आपके गायत्री परिवार की ओर से किसी ने प्रयास किया कि इसको हम सरकार तक पहुंचाएं कि ये एक बहुत बड़ा रोजगार का कारण बन सकता है? तो इस पर सरकार भी इसमें कुछ मदद करे और मदद करने के साथ साथ इसको पूरे भारतवर्ष में फैलाए। बिल्कुल भाई साहब, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। बिल्कुल यही प्रयास चल रहा है कि जो हमारे गायत्री परिवार से जो युवा मंडल जो जुड़े हुए हैं तो उनके युवा मंडल के सदस्य वहाँ जाके विधिवत प्रशिक्षण लेते हैं। वो प्रशिक्षण लेने के बाद फिर यहाँ पर आके और अपना प्रयास पूरा करते हैं। और जहाँ शासन स्तर की यानी सुविधा का सवाल है तो उसमें प्रयास पूरा चल रहा है कि इसको एक उद्योग के रूप में इसको स्थापित किया जाए ताकि हमारे भाइयों के साथ साथ हमारी जो बहनें हैं, ग्रामीण बहनें हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ ले सकें। कुल मिला के इसका एक उद्देश्य ये भी है कि गायत्री परिवार इस तरीके से जो ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं हैं, ग्रामीण परिवार हैं, उनको भी अपने साथ जोड़ें, जिससे उनके अंदर गायत्री माता के प्रति, हमारे सनातन धर्म के प्रति और हमारी संस्कृति के प्रति जागरूकता जागे, यज्ञ हवन की जागरूकता जागे, पूजा विधि विधान की जागे और साथ साथ उनको एक रोजगार भी मिले। दोस्तों, वैसे तो परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जी के जन्म स्थान रावलखेड़ा में ये गाय के गोबर के बने छोटे छोटे हवन कुंड रूपी दियों का बहुत बड़े स्तर पर काम चल रहा है। वहाँ बड़ी गौशालाएं हैं और बहुत बड़े स्तर पर दियों को निर्माण करके तमाम जितने भी गायत्री शक्तिपीठ हैं भारतवर्ष सहित पूरे विश्व में उनको पहुँचाए जा रहे हैं। लेकिन अभी हम वहाँ मौजूद नहीं हैं, वहाँ हम फिर कभी आपको लेकर चलेंगे और वहाँ पर बड़े स्तर पर आपको दिखाएंगे। फिलहाल अभी हम मौजूद हैं झांसी के गायत्री शक्तिपीठ में और यहाँ हमारे सामने जो यहाँ के पुजारी जी हैं वो हमें छोटे स्तर पर दिया बनाकर दिखाएंगे कि किस प्रकार से वो गोबर का, गाय के गोबर का दिया तैयार होता है और उसमें किस तरीके से हवन किया जाता है। ऋत्विज होता हो आओ आओ यजन करो, यश कामी श्रोताओ आओ आओ यजन करो। कुछ गुरुदेव की सूक्ष्म प्रेरणा से एक सामान्य सा फ्यूज बल्ब लेते हैं और गाय के गोबर में गाय के सूखे हुए गोबर के कंडे का बुरादा लेते हैं, जिसे पलथन बना लेते हैं और इसको गीले गोबर में हम मिला लेते हैं। इसके बाद इसकी लोई बनाते हैं और लोई बना करके इससे छोटे छोटे गोमय कुंड, जैसा कि आप देख रहे हैं बना हुआ है, गोमय कुंड बनाते हैं इसी एलईडी बल्ब के सहारे से। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं चारों तरफ से इसको दबाव देते हुए गाय के गोबर, गीले गोबर को सूखा गोबर मिला करके हम छोटा सा दीपक
बना लेते हैं और इन बने हुए छोटे से दीपकों के सहारे हम प्रतिदिन छोटा सा यज्ञ कर सकते हैं, नैनो यज्ञ कर सकते हैं, जिसमें कहीं से अतिरिक्त संसाधन खोजने की आवश्यकता नहीं होती है। बस छोटा सा जो नैनो कुंड है, चीनी मिट्टी का बना हुआ है, उसमें एक दिया सलाई जलाते हैं और दिया सलाई की लौ के ऊपर जैसा कि छोटे खंभे बने हुए हैं, उसके ऊपर इस छोटे से दीपक को रख देते हैं। कुछ देर बाद यह दीपक प्रज्वलित हो जाता है और प्रज्वलित दीपक में ही हम आहुतियाँ प्रदान करते हुए छोटा सा नैनो यज्ञ 5 से 10 मिनट में संपन्न कर लेते हैं। दोस्तों, गायत्री परिवार आने वाली 15 और 16 मई को एक बहुत बड़ा अनुष्ठान करने जा रहा है। ऋत्विज होता हो आओ आओ यजन करो, यश कामी श्रोताओं आओ आओ यजन करो, आओ मिलकर यजन करो, आओ मिलकर यजन करो। अनुष्ठान है पूरे विश्व में छोटे छोटे गृह गृह हवन कराने का। आमतौर पर वैसे तो हर व्यक्ति अपने घर में इतना अपने काम धाम में व्यस्त हो गया है कि वो यज्ञ हवन पूजा पाठ एक नॉर्मल तरीके से कर लेता है, या कभी कभी वर्ष में 2-4 बार मुख्य त्योहारों पर यज्ञ हवन कर लेता है, लेकिन नित्य हवन करना उसके लिए संभव नहीं है। 100 से अधिक देशों में लगभग 1 करोड़ से ऊपर लोग इस यज्ञ में शामिल होंगे और इस यज्ञ का हिस्सा बनेंगे। तो आइए अब हम आपको इसी नैनो यज्ञ जो 15 और 16 मई को होने वाला है, गायत्री परिवार के माध्यम से पूरे विश्व में लगभग 100 देशों में, और जिसमें करोड़ों लोग हिस्सेदार होंगे, ये हवन कैसे होगा, इस अभियान को कैसे सफल बनाया जाएगा, इसके लिए कैसे टीमें गठित की गई हैं, किस तरीके से इसको शहर गांव तक पहुंचाया जाएगा, इन सब बारे में हम बात करते हैं गायत्री परिवार से जुड़े कुछ लोगों से और जानते हैं इस गृह गृह यज्ञ के बारे में जो 15 और 16 मई को किया जाना है। तो आइए हम आपको गायत्री परिवार से जुड़े लोगों से बात कराते हैं और जानते हैं जो 15 और 16 मई को एक बहुत बड़ा आयोजन, बहुत बड़ा अनुष्ठान होने वाला है, यज्ञ का, गृह गृह यज्ञ। तो चलिए इसी यज्ञ के बारे में हम यहाँ से जुड़े जो लोग हैं उनसे जानते हैं कि गायत्री परिवार इसका अभियान कब से शुरू करने वाला है और इसको किस तरीके से पूरे विश्व तक ले जाएंगे, कैसे इसके लिए क्या पूरा उद्देश्य है, क्या टीम बनी है और किस तरीके से इसको पूरा सफल बनाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य, भाई साहब आपने बात तो बहुत अच्छी पूछी है, इसका मुख्य उद्देश्य है हमारा संगठन या हमारी संगठन शक्ति। जो हम संगठित होकर जब कोई काम करते हो तो ये एक बहुत बड़ी ऊर्जा पैदा करता है। ये कई प्रमाण हमको मिले हुए हैं। साथ में अभी इसके बात बताने के पहले अभी हम यहाँ बता रहे हैं बनारस की 8 तारीख को जो हमारे 10,000 युवाओं ने एक साथ सूर्य अर्घ किया था। तो उसी क्रम में जो हमारे पूरे भारत में चल रहा है यज्ञ की, जो ऐसा हमारे पंडित जी ने भी बताया होगा और आप भी लोगों उनको सबको मालूम है, यज्ञ एक बहुत बड़ी हमारी भारतीय विधा है जिसके माध्यम से हम नाना प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। तो ये जो संगठन एक साथ जो करने का उद्देश्य यही है कि पूरे भारत में और पूरे विश्व के अंदर 25 लाख घरों में एक साथ जब हम यज्ञ करेंगे तो उसकी विशेष ऊर्जा पैदा होगी। इसके तमाम प्रमाण मिलते हैं। अब बात यहाँ पर आ गई है कि हम उसको कैसे करेंगे, क्या उद्देश्य होंगे और उसका क्या परिणाम निकलेगा। तो अभी हमारे पूरे इस जोन के जोन समन्वयक हमारे भाई साहब जो यहाँ हमारे साथ उपलब्ध मौजूद हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे इसके बारे में विशेष तरीके से आप बताएं तो ताकि ये बात जन जन तक पहुँचे। भाई साहब, यज्ञ का ये गृह गृह यज्ञ का सबसे पहले हम उद्देश्य जानना चाहते हैं, पीछे का उद्देश्य थोड़ा सा आप बताइए। बहुत धन्यवाद भाई साहब आपको। उद्देश्य के बारे में हम आपको बताएं, जैसा कि अपना स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई चली थी तो उसमें कुछ राजनीतिक लड़ाई थी जो युवा लोग लड़ रहे थे, लेकिन कुछ संतों लोगों द्वारा और आध्यात्मिक प्रयोग किए जा रहे थे। उस आध्यात्मिक प्रयोग के आधार पर ही कुछ उपलब्धियां हमें प्राप्ति होती। ठीक उसी प्रकार और अपने गायत्री परिवार के हमारे जो शुद्ध संचालक हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, उन्होंने इस प्रयोग को एक बार नहीं कई बार किया है। एक बार प्रयोग उन्होंने किया था आपका 1988 से, उन्होंने
12 वर्ष का संकल्प, उसको ब्रह्मास्त्र और कर्म प्रयोग के रूप में उन्होंने बनाया था। उससे उन्होंने स्पष्ट ये निर्देश दिए थे कि हम लोगों के और मस्तिष्क में बैठकर और उनके विचारों को बदल लेंगे, हम कलाकारों को बदल लेंगे, हम पत्रकारों को बदल लेंगे, हम अन्य क्षेत्र में राजनीतिकों को बदल लेंगे। तो ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिला कि पहले, आज से पहले की राजनीति में और आज की राजनीति में बहुत अंतर आ गया। हम लोग राहत की सांस ले रहे हैं। ठीक उसी प्रकार अब आगे का प्रयोग जो हो रहा है वो दीपक के माध्यम से और अच्छी स्थितियां लाने के लिए और गिरे यज्ञ के लिए और हम लोग प्रयासरत हैं और उसके लिए काम। एक चीज़ हमें बताइए कि इससे जो कोरोना जैसा वायरस, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक जैसे बड़े बड़े देश कोई दवा बनाकर ठीक नहीं कर पाए, क्या यज्ञ हवन में वो शक्ति है कि वो वायरस को यज्ञ हवन की आहुतियों से समाप्त किया जा सकता है? जी हाँ भाई साहब, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया है। इसके लिए हम आपको थोड़ा पहले पूर्व में ले जाना चाहते हैं कि जब प्लेग की बीमारी चली थी तो उस दौरान गुजरात में जब प्लेग चला था तो हवन यज्ञ के माध्यम से ही उसको शांत किया गया था। और अभी 1995 से और 2000 तक अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला चली। तो गोरखपुर में जब अश्वमेध यज्ञ घोषित हो गया था तो वहाँ के कई लोगों ने उसका विरोध किया था कि खामोखा में और क्विंटलों हवन सामग्री और घी बर्बाद हो जाएगा। तो उसके लिए गायत्री परिवार के हमारे प्रतिनिधियों ने और वैज्ञानिकों से ये निवेदन किया था कि आप यज्ञ के संपादित होने के पहले के जल को, यहाँ के मृदा को, यहाँ के वातावरण का परीक्षण करके उसका परीक्षण कर लें। इसके बाद यज्ञ हो जाने के बाद दोबारा इसका परीक्षण करें। तो भाइयों, अब हम आपको बिल्कुल आश्वस्त करना चाहते हैं कि वहाँ की रिपोर्ट यानी इस समय उपलब्ध तो नहीं है, लेकिन ये बात उसमें पेपर में निकला हुआ था कि जब जल का परीक्षण किया गया तो उसमें करीब 80% उसके जल के विषाणु नष्ट हो गए थे, एक ही क्षेत्र में जहाँ उसकी ऊर्जा यहाँ पहुँची थी। और मृदा परीक्षण में जहाँ पर जो केमिकल खाद के द्वारा जो मृदा बेकार हो गई थी वो उसमें भी और कानों का 50% उसमें फायदा हुआ था। और वातावरण का तो कहीं क्या है, जहाँ जो विषाणु जो घूम रहे थे वातावरण में वो नष्ट हो गए थे। तो ये बात एकदम सत्य है कि यज्ञ के धुआं से घर की नेगेटिविटी खत्म होती है और सारे जो विषाणु होते हैं वो नष्ट होते हैं। क्योंकि विशेषकर और गौ के जो इस्तेमाल, गौ का घी और गौ का गोबर जो इस्तेमाल किया जाए, इसमें 1000 गुनी और ऑक्सीजन निकलती है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जो आपने अभी बताया कि हम जो है पूरे 100 देशों में, लगभग विश्व के 100 देशों में इस यज्ञ को 15 और 16 मई को एक तारीख में एक समय पर करने वाले हैं, जिसमें 25 लाख घर भाग लेंगे। लगभग 25 लाख घर अगर हम माने तो एक घर में 4 लोग, तो लगभग 1 करोड़ से ऊपर की आबादी इसमें शामिल होगी। तो इतना बड़ा अनुष्ठान कैसे संपन्न होगा? इसमें आपकी कितनी टीमें लग रही हैं? क्या इसको कैसे संचालित किया जा रहा है? क्या इसमें शहरी क्षेत्र ही शामिल हैं या इसमें ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल हैं? इसको कैसे संचालित किया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बहुत बढ़िया भाई साहब, आपने प्रश्न किया। इसमें हम आपको विधिवत बता दें कि 2 दिन निर्धारित किए गए हैं। वैसे बुद्ध पूर्णिमा 16 को पड़ रही है, लेकिन कुछ सर्विस पेशा वाले आदमी हैं, उनको 16 तारीख को टाइम नहीं मिल पाएगा, तो उनके लिए 15 तारीख निर्धारित की गई कि शहरी क्षेत्रों में जो सेवा में हैं वो 15 तारीख को अपने घर में ये कर लें और 16 तारीख को ग्रामीण क्षेत्र में हो जाए। तो ग्रामीण क्षेत्रों की भूमिका बनाने के लिए अभी भी हम लोग भाई यहाँ सब लोग बैठे हुए थे। हमारे वरिष्ठ भाई आदरणीय पुरोहित जी हैं और आप श्री वानप्रस्थी जी हैं और सभी लोग मिलके और हम लोगों ने करीब अपने संस्कृत पीठ के करीब 25-26 गाँवों को हम लोगों ने चुना है, जहाँ पर गंगा जल स्थापना कराई थी और उनमें दिन में अपना जाके घूम के और सब लोगों से सहमति प्रदान की थी। तो उन्होंने अपनी सहमति दी है कि नहीं, आप आइए और यहाँ पर हम लोग सामूहिक रूप से सम्मिलित होंगे। तो इसमें 15 तारीख को ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे सेक्टर बने हैं झांसी जनपद के शहरी क्षेत्र को और 9 सेक्टरों में हम लोगों ने बांटा है और उन सेक्टरों के अलग अलग प्रभारी हैं। उन प्रभारियों को इस तरह के पत्रक देके और संपर्क करके विधिवत घर घर जाकर और उनको पत्रक देके और उनके नाम पते नोट करके और उनकी सहमति लेके और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जमा कर रहे हैं, ताकि प्रॉपर रिकॉर्ड किस तरह के झूठे किसी तरह के आंकड़े, फर्जी आंकड़े ना हो। विधिवत उसकी परपेटिंग उसमें की गई है, उसकी एक पर्ची हम लोग यहाँ रख के विधिवत अपना रिकॉर्ड बना के और अपना मिशन को अपने को केंद्र को अपना भेजते हैं। तो बिल्कुल विधिवत भाई साहब, जो आपने कहा है कि 100% हम लोगों ने व्यवस्था बना ली है और उसमें कम से कम हम लोगों ने अभी 26 गांव चुने। हर गांव में 2-2 भाई जाएंगे, 2-2 भाई जाके उसकी टीमें तैयार होंगी। वाहन भी लोगों ने सहमति दे दी अपने अपने वाहन उपलब्ध कराने के बाद, और इसके बाद 2-2 भाई और प्रत्येक गाँव में पहुँच के और यहाँ संपन्न कराएंगे और 16 तारीख को हम लोग प्लान। ये भाई साहब तो हमारी स्थानीय व्यवस्था हो गई। इसके बाद पूरे जिले की जो मैं देख रहा हूँ, पूरे ज़िले के जितने हमारे 820 गांव हैं, पूरे गांव में हम लोगों जो अपनी अपनी टोलियां भेज करके और वहां पर प्रत्येक
घर में तो नहीं, हमारे जो वहाँ मंडल बने हुए हैं उन मंडलों के जो सदस्य हैं उन हर घर में होने जा रहा है। अच्छा, इस गायत्री ग्रह यज्ञ जो होने जा रहा है, इसमें महिलाओं की क्या भूमिका है? हमारे बीच एक महिला भी खड़ी हुई हैं जो परिवार गायत्री परिवार से जुड़ी हुई हैं। बहन जी, हम बहन जी से भी जानेंगे कि इसमें महिलाओं की क्या भूमिका है और महिलाएं अपना कितना योगदान इसमें दे रही हैं और किस तरीके से दे रही हैं, इस बारे में थोड़ा सा आप बताइए। ये जन जन को जो अब घर घर जाके हम लोगों को गायत्री हवन कराना है, तो उनके घर घर जाके उन लोगों से बता रहे हैं कि ये जो आप यज्ञ करेंगे उसमें आपको लाभ, परिवार को लाभ, बच्चों के लिए लाभ, घर में जो भी परेशानियां हैं उनको दूर, वायुमंडल का प्रदूषण दूर होगा। इन सब चीज़ों को बताने के लिए उन लोगों को ये फॉर्म देते हैं, उसमें उनका एड्रेस, नाम, पता, मोबाइल नंबर अब तक आप कितने गाँव या कितने शहरों का को दे चुके हैं? 100 लोगों से मिल चुकी है जी, और 100 लोगों के हमारे पास नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर सब है और सब तैयार हैं। जहाँ हवन सामग्री नहीं है वहाँ हम अपनी तरफ से हवन सामग्री भी दे रहे हैं उन लोगों को। जैसे कोई लोग कह देते कि हमारे पास हवन सामग्री नहीं है, तो हम उनको अपनी तरफ से मतलब यहाँ से फ्री दे रहे हैं कि जिसको भी चाहिए है हवन सामग्री लें और हवन जरूर करें, जिससे वायुमंडल में जो प्रदूषण है वो समाप्त हो और घर का ग्रह क्लेश, कोई भी परेशानी, कोई बीमारी, इन सबको दूर किया जा सकता है। अलग हटके एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा जो गायत्री परिवार से तो जुड़ा नहीं है, ना इस यज्ञ हवन से जुड़ा है, लेकिन हम अभी देख रहे हैं वर्तमान परिस्थिति में पूरे भारतवर्ष में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लोग आतुर हैं और जो सनातन संस्कृति से जुड़े लोग हैं, जो हिंदू धर्म से जुड़े लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जो 70 सालों से शांत बैठा था, जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म शांत बैठा था और सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था, वो अचानक से बाहर आया है। उनका हिंदुत्व, उनका सनातन जो धर्म है, उनके अंदर की आत्मा जागी है और उन्हें लगता है कि हमें अपने धर्म और को सबसे पहले मजबूत बनाना है, क्योंकि अगर धर्म जिंदा है तो हम जिंदा हैं, वरना हमारा कोई जीवन नहीं रह जाता है। तो इसको लेकर पूरे भारतवर्ष में पहले अयोध्या में श्री राम का मंदिर का मार्ग क्लियर हुआ। अब काशी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर हिंदू धर्म के अवशेष हैं, मंदिरों के, महादेव के और हिंदू देवी देवताओं के अवशेष हैं और कहीं ना कहीं उस पर मस्जिद बना दी गई है। इसी तरह मथुरा में भी चल रहा है। इस पर हम आपकी थोड़ी सी राय जानना चाहते हैं कि गायत्री परिवार, क्योंकि एक बहुत बड़ा समूह है सनातन धर्म का, तो भाई साहब बताइए कि जो आज के समय में जो चल रहा है, इस समय ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा हो, चाहे मथुरा का मुद्दा हो, इन सबको आप कहाँ देखते हैं और गायत्री परिवार की इसमें क्या भूमिका देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बहुत ठीक है। ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं या पूछ रहे हैं, ये सब भौतिक है, लेकिन अंतरिक्ष से जो सत्ताएं काम कर रही हैं उसका माध्यम परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को बनाया है। तो ये देवताओं की योजना है, भगवान की योजना है, ये कभी फेल होने वाली नहीं है और सनातन धर्म पुराना फिर वापस होकर के आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मस्जिद जो जैसे अयोध्या में हम सब जानते हैं कि राम की जन्मभूमि थी, लेकिन उस पर बाबरी मस्जिद बना दी गई थी। बाद में प्रमाण साबित हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी मुद्दा जो न्याय दिया वो कहीं ना कहीं सनातन धर्म के पक्ष में दिया, राम राजा के पक्ष में दिया कि हाँ साहब यहाँ राम जी के प्रमाण थे, यहाँ राम मंदिर बनना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा ही कहीं ना कहीं मथुरा में भी होगा, ऐसा ही काशी में भी होगा? क्या इसके पीछे ये जो सच्चाई है वो सामने आएगी क्या? बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। बताया ना, पहले हमने आपको बता दिया कि ये दैवी योजना है, ये हम आपकी नहीं है। और जो मंदिर मस्जिद का है ये भौतिक चीज़ है, लेकिन योजना तुम्हारी दैविक है और उसका माध्यम पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जो हैं वो कोई साधारण नहीं है। जिन्होंने युग को बदल डालने का संकल्प ले लिया हो, वो साधारण नहीं हो सकता। वो दो ब्रह्म के समान और ब्रह्म का एक संदेश वाहक के रूप में काम कर रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये कोई बात में संशय रखा जाए या किसी प्रकार के इसमें संशय हम पैदा करें, ये कभी हो ही नहीं सकता है। ये होगा और हो करके रहेगा। दोस्तों, हमारे बीच में गायत्री शक्तिपीठ झांसी के चेयरमैन अध्यक्ष कैलाश नारायण अग्रवाल जी भी अब मौजूद हैं, आ चुके हैं। हम आपसे जानते हैं कि ये ग्रह जो यज्ञ हवन होने वाला है 15 और 16 मई को, इसमें हमारे झांसी की क्या भूमिका रहेगी और झांसी शहर में लगभग कितने परिवार और कितने घर इससे जुड़ेंगे? 15 तारीख को झांसी में ये घर घर में है, जिसमें करीब
4-5 हज़ार घर जोड़ेंगे। और 16 तारीख को आसपास के सारे गांवों में है जिसमें भी इसी प्रकार 4-5 हज़ार आदमी जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक चीज़ और बताइए जी। कि आपसे जानना चाहेंगे कि जो आज मुद्दा चल रहा है हिंदू मुस्लिम का या मस्जिद और मंदिर का, कि कहीं ना कहीं भारतवर्ष के जितने भी मंदिर हैं, प्रमुख मंदिर, चाहे वो अयोध्या का मंदिर रहा था अपना राम राजा का, वहाँ बाबरी मस्जिद बन गई थी, मथुरा में भी मंदिर से लगी हुई मस्जिद है, और काशी में भी ज्ञानवापी मस्जिद है, जिसके ऊपर विवाद चल रहा है कि वहाँ पे हमारे जो सनातन धर्म के देवी देवता थे उनका मंदिर था, जिस पे मस्जिद औरंगजेब के टाइम में बना दी गई। तो इस मुद्दे को आप कहाँ देखते हैं? ऐसा है, अपना हिंदुस्तान जो है बहुत पुराना प्राचीन है। इसके बाद मुस्लिम देश वाले बाबर है, हुमायूं है, अकबर हैं, औरंगजेब आए, इन्होंने अपने हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ के बनाया है। आगे सब एक ही है और सबको एक साथ रहना चाहिए। जो जिधर का है उसको उस जगह पर बनना चाहिए। बस अपना तो यही उद्देश्य है। अगर आपके हिसाब से अगर मंदिर वहाँ पर मौजूद था, चाहे वो काशी की ज्ञानवापी मस्जिद है, कल सुप्रीम कोर्ट के कल अदालत के फैसले के अनुसार वहाँ पे कमिश्नर जाएंगे, जांच करेंगे, वहाँ वीडियोग्राफी होगी। अगर हिंदू मंदिर के प्रमाण मिलते हैं तो क्या आपके हिसाब से वहाँ से मस्जिद हटाकर मंदिर बनना चाहिए? ऐसा है, जो सत्य है वो सत्य है और सत्य सामने आएगा। मंदिर जो थे वो बनना चाहिए। उनके लिए जगह जो है मस्जिदों के लिए उनको दे देना चाहिए अलग से, उनको अपना स्थापित कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ही अपना अयोध्या में हुआ है, ऐसे ही सब जगह धीरे धीरे होगा, समय आने पर सब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे गायत्री परिवार, जो विश्व का एक बहुत बड़ा परिवार है, सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा जड़ है, संस्कृति का, हमारी जो धर्म है, हमारी संस्कृति है, उसके प्रचार प्रसार का, हमारे धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र है गायत्री परिवार। वो किस तरीके से हमारे नौजवानों के लिए एक आइडियोलॉजी लेकर आया है, एक सोच लेकर आया है, एक रोजगार का साधन लेकर आया है। और सबसे बड़ी बात, ये साधन जो लेकर आए हैं गोबर के दिए का, ये सिर्फ शहर के लिए नहीं, ये केवल सिटी के लिए नहीं, ये सबसे ज़्यादा अगर किसी को रोजगार दे सकता है तो वो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को दे सकता है। उन महिलाओं को कैसे गायत्री परिवार से जोड़ा जाए, साथ साथ उनको कैसे एक रोजगार दिया जाए, इसका एक बहुत बड़ा साधन है ये नैनो दिया, जो गाय के गोबर से बनता है, गौ माता के गोबर से बनता है। तो दोस्तों, ये गायत्री परिवार की एक ऐसी पहल है जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को न सिर्फ स्वावलंबी बनाएंगी, एक रोजगार देंगी, साथ साथ उन्हें अपने सनातन धर्म के प्रति सजग और सहज भी बनाएंगी और सनातन धर्म के प्रति उनका विश्वास बढ़ाएंगी कि कैसे वो अपने धर्म में यज्ञ हवन छोटे छोटे किए जा सकते हैं, अपने परिवार में कैसे कैसे छोटे छोटे यज्ञ हवन किए सकते हैं, उनके तरफ प्रेरित करेंगी। तो दोस्तों, ये नैनो दिए से जुड़ी हुई गायत्री परिवार की हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें लिखना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी नए ऐसे ही रोजगार परक खबर पर। तब तक अपने दोस्त मृदुल सारस्वत को इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय बुंदेलखंड। ऋत्विज होता हो, आओ आओ यजन करो, यश कामी श्रोताओं, आओ आओ यजन करो।